जब एक नेशन स्टेट नहीं बना था इंडिया, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था और जो पीपल्स थे वो केवल अपने अपने प्रांत के लिए लॉयल थे, उसके प्रति उनके अंदर भावनाएं थी। वो पूरे देश को एक रूप में नहीं देख पाते थे, एक यूनाइटेड सेंस नहीं थी। तो सबसे पहले हम नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट मीन्स क्रिएट ए सेंस ऑफ common identity and belongingness। क्या होता है इसमें? जब हम एकता महसूस करते हैं, एक सामूहिक पहचान रखते हैं, जब हम एकता महसूस करते हैं, एक सामूहिक पहचान, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, तब हम अपने आप को एक देश के दायरे में लाते हैं। जब हम कहीं बाहर होते हैं, अपने देश से बाहर होते हैं, तो क्या क्या चीज़ है जो हमें अपने देश की तरफ खींचती है? वो भावना हमारे अंदर किन किन चीज़ों को देखकर जागती है? वो चीज़ें होती हैं जैसे हमारे आइकन्स, नेशनल सिंबल, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल सॉन्ग्स, उनको देखकर जब हम एक गर्व की अनुभूति करते हैं तो वो हमारा एक नेशन स्टेट के रूप में हमारी कॉमन आइडेंटिटी होती है कि हम सब मिलकर अपने आप को भारतीय, इंडियन समझते हैं। तो वो चीज़ इंडिया में इमर्ज कैसे हुई? किस तरह हम लोग यहाँ पर नेशनलिज्म आया भारत में? किस तरह हम लोग महसूस करने लगे कि हम एक राष्ट्र का हिस्सा है और हम सबको मिलकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए? उस टाइम पर क्या था? इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था और तब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि किस तरह से हम अपने देश को इस कॉलोनियल से आज़ाद करा सके। फ्रीडम के लिए उन्होंने विचार उनके मन में आया। तो उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वैसे तो 1857 में भी एक बार कोशिश हुई थी, लेकिन तब एक कमी जो रह गई थी वो यही थी कि नेशनलिज्म की कमी थी, लैक ऑफ नेशनलिज्म था। सब अपने अपने मतलब के लिए वो 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे, कोई भी नेशनलिज्म के आइडिया को लेकर आगे नहीं चल रहा था। इसीलिए उस समय जो है 1857 की क्रांति के समय रेवोल्यूशन 1857 जो है वो फेल हो गया। उसका रीज़न यही था कि लैक ऑफ नेशनलिज्म था। लेकिन जब हम बाद में आगे बढ़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनलिज्म की एक भावना, सेंस सब में जो है आने लगी। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था इन 1914 और चला था 1918 तक। दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। तब भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई हिस्सा नहीं लिया था, कोई उनका पार्टिसिपेंट नहीं था। लेकिन क्या था कि इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने भाग लिया था। तब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी और उस समय जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना बहुत सारा काम इंडिया से लिया, जैसे कि उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ था क्योंकि वॉर के समय हथियारों की, एनिमेशन की और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आर्मी को चाहिए होती है, जिसके लिए पैसे की खर्च करने की ज़रूरत होती है। वो पैसा आएगा कहाँ से? वॉर लोन्स लिया था उन्होंने और अपनी कॉलोनी से मदद ली थी, यानी भारत से मदद ली थी। वो पैसा करने के लिए जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो उसने क्या किया? लेट टू इंक्रीज टैक्स। उससे भारत में टैक्स इंक्रीज होने लगे। भारत में टैक्स बढ़ा दिए गए ताकि उस खर्चे को पूरा किया जा सके। और जब उससे भी काम नहीं चला तो एक नया टैक्स लेकर आए, इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब जो जितनी ज़्यादा इनकम कमाएगा उतना ज़्यादा वो टैक्स पे करेगा, ताकि सरकार के पास पैसा आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसा आए और वो युद्ध में उसको इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ को भी बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जब हमारा बाकी टैक्स बढ़ाए गए, इनकम टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई, इन सब से क्या आगे हुआ कि जो प्राइस थे वो डबल होने लगे, प्राइस बढ़ने लगे, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। जो हमारी इसेंशियल कम्युनिटीज होती है, ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती है, जिसकी पीपल्स को बहुत ज़रूरत होती है, उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता, उनके प्राइस बढ़ने लगे। भारत बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन से गुजरने लगा। और उसके साथ ही एक जो बहुत बड़ा झटका जिसने पब्लिक में एंगर लेकर आया वो था कि फोर्स रिक्रूटमेंट, क्योंकि केवल हथियार ही नहीं, उनको आर्मी में सोल्जर्स की भी ज़रूरत थी। और वो सोल्जर्स उन्होंने क्या किया, इंडियन सिविलियन को, यहाँ के नागरिकों को जो है आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती करने लगे, यानी फोर्सफुली उनकी रिक्रूटमेंट आर्मी में की जाने लगी। तो फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरन भर्ती से पब्लिक के अंदर एक एंगर आया। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई, ब्रिटिशन की वजह से। तो इसीलिए भारत की जनता ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगी। और इन सब के अलावा ये तो थे ह्यूमन रीज़न कि जो ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर लाद दिए थे, जिनका उनके अंदर गुस्सा था। उसके अलावा नेचर की भी मार जो है पब्लिक को सहनी पड़ी। बहुत सारे एरिया में जो है क्रॉप फेल होने लगा, क्रॉप फेलियर हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, फैमिन फैल गया। सो क्रॉप फेलियर हुआ, बहुत सारे हिस्सों में भारत के क्रॉप फेलियर हुआ, जिसका रिजल्ट क्या निकला, फूड की कमी रह गई, शॉर्टेज ऑफ फूड। और इससे जनता को जो है बहुत ही रोष उनके अंदर आ गया, क्योंकि उस टाइम पर भी उन्हें लगान टैक्स पे करने पड़ रहे थे, जब उनके पास खाना नहीं था, अनाज की कमी हो गई थी। और बहुत सारा अनाज ब्रिटेन, यूरोप भेजा जा रहा था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत नुकसान हो चुका था युद्ध की वजह से, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, वहाँ पर फसल हुई ही नहीं थी, युद्ध क्षेत्रों में के कारण वहाँ पर फसल ही नहीं हो पाई थी। तो यहाँ से, जहाँ हमारे पास पहले ही अनाज कम है, हमारे अपने नागरिकों के पास पूरा भोजन नहीं है, और यहाँ से अनाज जो है यूरोप भेजा जा रहा है। इन सब रीजनों की वजह से पब्लिक के अंदर बहुत ही गुस्सा था ब्रिटेन के खिलाफ। और इस गुस्से के बावजूद उनके अंदर एक उम्मीद थी कि जब युद्ध खत्म होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होगा, तो सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इन सब कारणों की वजह से जो है उनके अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। इसी बीच में इंडिया में गांधी जी आए और एक आइडिया लेकर आए, सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह का आइडिया गांधी जी लेकर आए अफ्रीका से। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए 1915 में। और वहाँ से वो लेकर आए अपने साथ सत्याग्रह का आइडिया, जिसका उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट वो अफ्रीका में कर चुके थे, और वहाँ पर उन्होंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। तो इंडिया आने के बाद उन्होंने ये सब कुछ यहाँ पर भी शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर सत्याग्रह किए, 1916 में चंपारण में। चंपारण बिहार में। ये मैं आपको बाद में मैप पॉइंटिंग में भी समझाऊंगी, जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैप, ये पॉइंट्स आपको मैप में भी आते हैं। इसीलिए चंपारण बिहार में उन्होंने पहला, अपने इंडिया में आने के बाद पहला सत्याग्रह किया। और ये सत्याग्रह उन्होंने किनके लिए किया, इंडिगो फार्मर के लिए।
फॉर इंडिगो फार्मर। जो लोग खेती कर रहे थे नील की प्लांट्स में, बागानों में, उनको वहाँ पर एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया था। वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, वो अपने घर नहीं जा सकते थे। तो उनके लिए स्वराज का मतलब लेकर आए कि उन्हें वहाँ से आज़ादी मिले। पहला स्वराज, पहली फ्रीडम उनके लिए क्या था, उसका मीनिंग कि वो उन प्लांट्स की बंधुआ मजदूरी से वो आज़ाद हों और अपने घर जा सके। तो उनके लिए गांधी जी ने पहले 1916 में आते ही चंपारण में सत्याग्रह किया और इसमें उन्हें अच्छी सफलता मिली। उसके बाद 1917 में उन्होंने खेड़ा, गुजरात में नेक्स्ट सत्याग्रह किया अपना। और ये किसके लिए किया था उन्होंने? फार्मर्स के लिए। ये किस लिए किया था कि वहाँ पर अनाज खराब हो चुका था, फसल अच्छी हुई नहीं थी और उसके बावजूद उनसे पूरे लगान की मांग की जा रही थी, पूरा टैक्स मांगा जा रहा था जिसको पे करने में वो बिल्कुल भी एबल नहीं थे। तब गांधी जी उनके सपोर्ट में आए और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनको उस लगान से जो है रियायत दिलाई जाए, वो उनमें कुछ ढील मिले उसको। और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। पूरी उनकी मांगे तो नहीं मानी गई, लेकिन उनको पहले से बहुत ही कम लगान पे करना पड़ा और इसलिए ये भी सत्याग्रह सफल माना जाता है। तीसरा सत्याग्रह उन्होंने किया 1918 में अहमदाबाद, गुजरात में। मिल वर्कर्स के लिए, मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने अपना ये तीसरा सत्याग्रह किया था। क्योंकि और ये पहले दोनों सत्याग्रह ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, लेकिन ये सत्याग्रह मिल ओनर्स जो इंडियंस ही थे उनके खिलाफ था। क्योंकि उनके लिए सत्याग्रह क्या था? इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई। कुछ भी इलीगल हो रहा है, गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मिल मजदूर के लिए उन्होंने किया था। और ये मिल ओनर्स जो थे वो उनके वेजेस को इंक्रीज नहीं कर रहे थे, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे और इसके लिए वो मिल वर्कर स्ट्राइक पे गए थे। उनके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे और ये भी सफल हुआ था। तो इस तरह से गांधी जी सत्याग्रह का जो आइडिया लेकर आए वो किस तरह से उन्होंने उसका एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। ये क्या था? ये एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी रीज़न के, बिना मुकदमे के पॉलिटिकल लीडर्स को कोई भी ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर जो है जेल में डाल सकता है। इस एक्ट की वजह से गांधी जी ने जो है रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। 1919 में आया था और इस एक्ट की वजह से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए थे इस एक्ट का विरोध करने के लिए। इस सत्याग्रह के तहत क्या किया था लोगों ने? रॉलेट सत्याग्रह के अंदर क्या किया था लोगों ने? रॉलेट सत्याग्रह में क्या किया? सबसे पहले पीपल्स ने शॉप अपनी बंद कर दी। बहुत सारे लोग हड़ताल करने लगे। रैलियां की गई। इससे ब्रिटिश को बहुत ही धक्का लगा, उन्हें खतरा महसूस हुआ और इन सबको ख़त्म करने के लिए, इस रॉलेट सत्याग्रह को ख़त्म करने के लिए वो मार्शल लॉ लेकर आए। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ क्या है? इसमें सारी अथॉरिटी जो भी डिफेंस का, आर्मी का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको दे दी जाती है।
यानी उसके पास एक तरह से सारी शक्तियां आ जाती है, वो सब डिसीजन अपने आप से करने लगता है। और उस टाइम पर ये कमांड ली जनरल डायर ने। जनरल डायर ने ये कमांड ली उस टाइम पर, मार्शल लॉ लगा और वो उस टाइम पर जनरल थे, उनके पास सारी शक्तियां आई और उन्होंने उन शक्तियों के साथ क्या किया, उसके वजह से रीज़न हुआ जलियांवाला बाग का मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ क्योंकि जनरल डायर ने क्या किया, उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जब लोग एक बैसाखी मेले में इकट्ठे हुए थे, इसके बारे में दो बातें आती है। ये भीड़ बैसाखी मेले की भी थी और एक उस बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान कुछ लोग डेथ हो गई थी कुछ लोगों की, उन लोगों को संतावना देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर जनरल डायर ने ऑर्डर किया कि सभी एग्जिट गेट को क्लोज कर दिया जाए। उन्होंने सभी जो एग्जिट गेट्स थे वो क्लोज कर दिए और उसके बाद पब्लिक के ऊपर ओपन फायर किया। और इसमें ब्रिटिश आंकड़े के अनुसार, जो उन्होंने रिकॉर्ड दिए हैं उसके अनुसार, लगभग 1300 लोग घायल हुए और 300 से 400 लोग मर गए। लेकिन जो बहुत दूसरे सोर्स से जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार यहाँ पर बहुत ही बुरा नरसंहार हुआ था और लगभग 2-2.5 हज़ार लोग से ज़्यादा मरे थे और बहुत ही बड़ी संख्या में इंजर्ड हुए थे। इसके बाद ये एक तरह से हमारे रीज़न बने थे ये सभी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए। मार्शल लॉ लगना, रॉलेट एक्ट आना, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सब एक रीज़न थे कि गांधी जी ने 1921 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया उन सब रीज़न की वजह से। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे ऊपर इसीलिए इतना सफल हो पा रहा है क्योंकि हम लोग उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर ही हम जो है फ्रीडम पा लेंगे, ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि हम उन्हें कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने फील किया कि हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लाने की ज़रूरत है। और इसके लिए वो 2 यंग मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले। टू हिंदू मुस्लिम टुगेदर। जिससे हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाए, इसके लिए उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली से मुलाकात की, उनको तैयार किया कि वो उनके साथ आए और इस मूवमेंट का नाम रखा गया नॉन कोऑपरेशन
खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो स्पिरिचुअल हेड थे खलीफा, उनके नाम पर ये खिलाफत नाम दिया गया और इस मूवमेंट का नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये लॉन्च किया गया जनवरी 1921। आगे ये मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ा, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए और किस तरह लोगों ने इसके मीनिंग को समझा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।